चैनल के ऊपर मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे वो बेसिकली यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए वीडियोस अपलोड करूँगी। अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ यूजीसी नेट, कोई भी ये देख सकता है, बट बेसिकली मेरा फोकस उन लोगों के ऊपर रहेगा। तो आज का मेरा टॉपिक है एलपीजी रिफॉर्म्स इन इंडिया। भैया पहले तो एलपीजी रिफॉर्म्स है क्या, क्यों लाना पड़ा, उससे क्या बेनिफिट हुए, उसका हम थोड़ा सिर्फ बेसिक नॉलेज लेंगे। क्योंकि देखो, आप जब यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उसके अंदर आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आपके फैक्चुअल डेटा प्लस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ना कि आपके पास एकदम इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। जैसे मतलब कौन सी कमेटी के थ्रू क्या हुआ था, कौन सी कमेटी में कौन से मेंबर्स थे, ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एलपीजी रिफॉर्म्स लाए क्यों गए, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसके अंदर कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया, उसके अंदर कौन से एक्ट्स या पॉलिसीज आई, ये सब जानना जरूरी है। तो आज हम सिर्फ बेस क्लियर कर रहे हैं। अभी देखो, सबसे पहले तो एलपीजी क्या होता है, मतलब उसका फुल फॉर्म ही क्या हो गया। तो उसका फुल फॉर्म हो गया एनपीजी, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब ये कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुए थे और क्यों हुए थे, इसकी मतलब रिक्वायरमेंट ऐसी क्या खड़ी हुई कि हमें ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। तो ये आए थे 1991 में, नरसिम्हा कमेटी करके कमेटी पूरी बनाई गई थी। उसने ये सारे जो भी रिफॉर्म्स है वो डिजाइन किए थे। तो मतलब बेसिकली एक न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, पर इसके 3 पिलर्स थे। क्या थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब इसके लिए हमें थोड़ा पहले बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, हमारे इकोनॉमिक बैकग्राउंड के अंदर पूरा डीप डाइव करना पड़ेगा। अब देखो, हम 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, उस टाइम के अंदर हम भी चीजें सीख रहे हैं एज अ बिजनेसमैन, एज अ नॉर्मल जनरल पब्लिक, और गवर्नमेंट भी चीजें सीख रही है कि देश को चलाना कैसे है। तो 1947 से 1985 तक हमारी इकोनॉमी थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल रही। उसके अंदर क्या हुआ ना, पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में थे ही नहीं। अब उससे डिसएडवांटेज क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर ज्यादा होने की वजह से मोनोपोली आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हो रहा था, कस्टमर को जो सर्विस सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी। जैसे मैं एक एग्जांपल ही लेने जाऊं तो इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, वो दोनों फुल्ली प्राइवेट नहीं था, मतलब सॉरी, फुल्ली पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस में था। तो उसके वजह से कस्टमर को बहुत दिक्कत आ रही थी। दूसरा था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, मतलब लाइसेंस राज बोला जाता है इसके अंदर। जैसे कुछ कुछ इंडस्ट्रीज थी, उसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट का ही स्टेक चलता था, उसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री ही नहीं थी। सेकेंडली, अगर लाइसेंस दिया भी जा रहा है तो उसके नॉर्म्स ही इतने ज्यादा थे कि मतलब अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आफ्टर सो लॉन्ग टेन्योर ओनली 4 to 5 people will get that license. दूसरा आ गया था इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। मतलब जैसे देखो, आप एक तो चीजें आप इंपोर्ट करते जा रहे हो दूसरी कंट्री से, जो चीजें आती जा रही है आप कंज्यूम कर रहे हो, बट आप उसका सब्स्टिट्यूट बना ही नहीं पा रहे हो। मतलब आपके कंट्री के पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वो इतना इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए चीजें भी हैं, बट आपको लाइसेंस नहीं मिल रहा है। दूसरा, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप वो चीजें खुद से बना ही नहीं पा रहे हो और आप इंपोर्ट कर रहे हो। उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ रही है। अब ये 1985 से 1990 का जो टाइम था ना, हमारे लिए बहुत क्रूशियल था, क्योंकि कंटिन्यूअस इतना ज्यादा हम इंपोर्ट करते जा रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जीडीपी की बहुत खराब हालत हो रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आ रहे हैं। तो 1990 के एंड तक तो हमारे पास रिजर्व्स भी नहीं बचे हुए थे इतने कि हम लोग एक कंट्री को चला पाए। मतलब वो एक एज पे आ जाता है कि अभी तो क्राइसिस आने वाले ही है। तो उस टाइम पे वी हैव टेकन अ वन एक्शन कि हम लोग गए आईएमएफ के पास। अब आईएमएफ एक
प्रॉपर अलग से सब्जेक्ट है जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ हमारे सिलेबस में आते भी है। बट अभी के लिए मैं इतना समझा देती हूँ कि आईएमएफ क्या है, वो एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। वो जो भी डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करता है, थ्रू फाइनेंशियल हेल्प करता है। बट उसके बदले में वो आपको कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस मांगता है आपसे। मतलब जैसे आप किसी के पास लोन लेने जा रहे हो, कोई भी, मैं मेरा एग्जांपल लेती हूँ, मैं अगर कोई बैंक के पास लोन लेने जा रही हूँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास लोन लेने जा रही हूँ, तो आई हैव टू टेल देम माय सिचुएशन कि भाई मेरे पास इस चीज के लिए पैसा नहीं है, या फिर मुझे इस चीज के लिए पैसा चाहिए है। तो वो जो भी लोन आप लोगे उसके अंदर कुछ सैंक्शन की टर्म्स दी जाएंगी कि भाई मैं आपको लोन तो दे दूंगा, मैं आपसे ब्याज भी इतना नहीं ले रहा हूँ, पर आप आपके स्ट्रक्चर के अंदर इतना इतना चेंजेस लाके मुझे उसका रिपोर्ट करिए। तो उन्होंने हमारी कंडीशन जो हमने उनको भेजी थी, दिखाई थी, जो पोर्ट्रेट की थी, उसके ऊपर से उन्होंने हमें कुछ कुछ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, कुछ चेंजेस सजेस्ट किए, और हमारे लिए कंडीशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक पूरा डेटा रेडी किया उन्होंने और हमने, जिसके अंदर जैसे मैंने बताया पहले भी 1991 में नरसिम्हा कमेटी के थ्रू हुआ था। वो था बिगिनिंग पॉइंट ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स। अभी अभी अगर मैं कोई रिफॉर्म्स बना रही हूँ तो उसके कुछ बेसिस होते हैं, मतलब ये रिफॉर्म्स की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ रही है, मैं मैं क्यों लाना चाहती हूँ, इससे क्या क्या चीजें सॉल्व होंगी। तो सबसे पहले उन्होंने 3 पैरामीटर्स में उसको डिवाइड किया, और ये ही 3 पैरामीटर है अपने एलपीजी। पहला आ गया लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन है क्या भाई, मतलब लिबरलाइजेशन क्या है, चीजों को लिबरल करना। जैसे अगर मुझे कोई लाइसेंस चाहिए, जैसे अभी का ही एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, तो वो लेना बहुत इजी है किसी भी पर्सन के लिए। खुद से भी प्रोसेस कर सकते हो, नहीं तो आप किसी के थ्रू भी करवा रहे हो, फिर भी वो प्रोसेस इतना इजी है कि आपको विद इन 1 और मैक्स टू मैक्स विद इन 2 डेज आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो अब पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको किसी भी चीज को इंडस्ट्री में, किसी भी मार्केट में एंटर करने के लिए लाइसेंस चाहिए होते थे, अप्रूवल चाहिए होते थे, तो वो अप्रूवल लेना इतना इजी नहीं होता था। प्लस में मोनोपोली, जैसे मैंने पहले ही बताया था, पब्लिक सेक्टर की चल रही थी, अब वो मोनोपोली भी तोड़नी है, क्योंकि ये समझ में आ गया था कि अगर गवर्नमेंट सिर्फ बिजनेस करती रहेगी तो वो बिजनेस भी ठीक से नहीं कर पा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक से नहीं कर पा रही है, और जियो पॉलिटिक्स भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो अगर गवर्नमेंट अपना फोकस हटाएगी इस चीजों पर से, तो कम, मतलब ओवरऑल ग्रोथ भी होगा, देश का भी ग्रोथ होगा, और दे कैन फोकस ऑन अनदर एरिया विच इज ऑल्सो नीडेड। और एफडीआई के जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स थे उसको भी बहुत लिबरल कर दिया गया, जो मैं ग्लोबलाइजेशन समझेंगे तभी थोड़ा उसको ब्रीफ दूंगी। अभी दूसरा था प्राइवेटाइजेशन। अभी प्राइवेटाइजेशन मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया गया, नो, कंप्लीटली ऐसा नहीं था। उन्होंने उसको एक्चुअल में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला था डिसइन्वेस्टमेंट। ये बहुत बार पूछ लेते हैं, जैसे मतलब वो सामने एक साइड बोल दिया एलपीजी, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और इस साइड बोल दिया गया कि एफडीआई हो गया, फिर डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया। तो आपको मैच द फॉलोइंग करने रहते हैं कि क्या चीज किससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन का एक पार्ट है डिसइन्वेस्टमेंट। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट में क्या किया, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट में मतलब मैं अगर गवर्नमेंट हूँ, मेरे पास उस कंपनी के पूरे गवर्नमेंट के पास टेक पड़े हुए हैं, तो मैं उसको बेच रही हूँ, मतलब मैं डिसइन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स है मैं उसको दूसरों को दे रही हूँ, ठीक है, बेच रही हूँ। अभी दूसरा किया उन्होंने, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देना स्टार्ट किया। जैसे मतलब बैंकिंग वगैरह के भी लाइसेंस इश्यू होना स्टार्ट हो गया, इंश्योरेंस के लिए भी लाइसेंस देना स्टार्ट हो गया था। साथ साथ में जो यूटीआई करके म्यूचुअल फंड था, उसके अलावा दूसरे म्यूचुअल फंड्स वगैरह को भी एंट्री देना स्टार्ट कर दिया गया था। तो उससे बेनिफिट ये हो गया कि एक तो
नए प्लेयर्स मार्केट में आना स्टार्ट हो गए, कंपटीशन बढ़ गया, और इसके बहुत ज्यादा पहलू हो गए। मतलब आप खुद भी सोचेंगे ना, तो अगर ये दो चीजें करने की वजह से ही आधा इकोनॉमी तो ऑलरेडी उसने सेकेंड थर्ड गियर में तो वो आ ही गया। अभी आप सोचो, पहले तो लिबरलाइजेशन हुआ, मतलब मुझे सर्टिफिकेट, अगर कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है कोई बिजनेस करने के लिए, वो इजी हो गया। अब मुझे कहीं से वो बिजनेस करने के लिए मुझे फंड्स चाहिए है, या फिर मुझे जानना है कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है क्या है, गवर्नमेंट का रोल रिड्यूस हो गया है, तो मेरे लिए इजी है करना। अब जब भी मेरे पास ये दो चीजें हैं, मैं मेरे प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो मैं ग्लोबल लेवल पे भी उसको प्रेजेंट कर सकती हूँ। जैसे एक होता है डोमेस्टिक लेवल की, आप सिर्फ इंडिया में ही बिजनेस कर रहे हो, अपना खुश हो। अभी किसी भी बिजनेस का मेन गोल क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट एट लोएस्ट कॉस्ट है, सिंपल है। बट उसके साथ साथ उसका एक मैक्सिमम प्रॉफिट पाने के लिए और एक वैल्यू क्रिएशन के लिए उसका हमेशा से गोल होता है कि वो मार्केट शेयर ज्यादा कैप्चर करे, ग्लोबल लेवल पे अपना एक अपना इमेज बनाए। अब उसके लिए मुझे बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। अगर मैं मेरे प्रोडक्ट कुछ इंडिया लेवल पे बना रही हूँ, तो मुझे बाहर उसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट होना जरूरी है। अब इसके लिए पहले गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा ऐसा था कि मतलब वो इतना हेल्पफुल ही नहीं था, वो फ्री फ्लो था ही नहीं ट्रेड एंड कैपिटल का। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो बिल्कुल अलाउड नहीं था। मतलब मुझे कोई जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा नेबर कंट्री में मुझे कोई मेरी एक्स प्रोडक्ट है उसको सेल करना है। अभी जो मेरी नेबर कंट्री है वो ऑलरेडी MNO कंट्री से वो प्रोडक्ट, वो टाइप का प्रोडक्ट ऑलरेडी वो वहां से इंपोर्ट करके यूज कर रही है। अभी वो MNO कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो मेरे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट तो है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, बट मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी नहीं है, और प्लस में मेरी कॉस्ट ज्यादा है, तो मैं उसकी प्राइस भी ज्यादा बेच रही हूँ। तो वो जो मेरा नेबर कंट्री है वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि मुझे MNO कंट्री से वो प्रोडक्ट इतने सस्ते में मिल रही है, तो मैं आपसे क्यों लूंगा। अब उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मेन काम करता है। तो मैं पहले क्या करूंगी, मैं MNO कंट्री के पास से वो टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट क्यों कम पड़ रही है, वो पहले समझूंगी। उनसे मैं वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करूंगी, वो प्रोडक्ट के अंदर एक और इनोवेशन लाऊंगी। फिर मैं नेबर कंट्री के पास जाऊंगी, तो वो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट परचेस करेगा, क्योंकि मैंने उसमें मेरी कॉस्ट भी घटाई है, इम्प्रूवमेंट भी लाया है। वो क्लोज सब्स्टिट्यूट के साथ साथ मैं वो MNO कंट्री का कंपिटिटर भी बन रही हूँ। तो ये हो गया ग्लोबल लेवल पे खड़ा रहना। अब अगर मैं ये सब कर पा रही हूँ, तो दूसरे कंट्री के लोग, इन्वेस्टर्स मेरे अंदर बिलीव करेंगे, तो मुझे इन्वेस्टमेंट्स मिलने स्टार्ट में हो जाएंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, वो भी एक टॉपिक है, वो भी हम इसके ऊपर भी एक पूरा वीडियो बना के कवर करेंगे। तो अब क्या हो गया ना कि मुझे एक तो सबसे पहले तो मुझे सर्टिफिकेट इजीली मिल गया है, मुझे लोन इजीली मिल गया है, या फिर मुझे एक प्लेटफॉर्म इजीली मिल गया है, प्लस में मैं अपना ग्लोबल लेवल पे भी काम कर सकती हूँ। तो जब भी आपको कोई चीज में ईज मिल जाती है, तो आपका काम करने की स्पीड, एफिशिएंसी और एंथुसियाज्म बढ़ जाता है। तो ओवरऑल लोगों का माइंडसेट चेंज होने लग गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना माइंडसेट चेंज किया। तो अल्टीमेटली LPG क्या है कि जो गवर्नमेंट ने अपना फोकस शिफ्ट किया थ्रू चेंजिंग द नॉर्म्स, और इसीलिए जो भी बिजनेस थे वो इम्प्रूव हुए, हमारी फिस्कल डेफिसिट कम होती गई, हम ग्लोबल लेवल पे हमारी एक इमेज बनती गई, और हमने अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया। अभी UGC नेट इसमें से, इस टॉपिक में से क्या ऐसे क्वेश्चंस पूछता है उसके बारे में जानते हैं। एक तो पहले तो वो असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस पूछ लेता है। मतलब दो स्टेटमेंट दे देगा, ये असर्शन है ये रीजन है, दोनों बताओ सही है दोनों गलत है, एक सही एक गलत है, एक गलत है दूसरा सही है।
दूसरा पूछता है मैच द फॉलोइंग, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 2 लिस्ट दे देगा, कर दो। फिर स्टेटमेंट बेस पूछ देगा, 2 स्टेटमेंट दे देगा, दोनों सही दोनों गलत है, एक सही एक गलत है, दूसरा सही दूसरा गलत है, ऐसे। और दूसरा बोलता है रिफॉर्म आउटकम लिंकेज। वो क्या होता है, मतलब जैसे अगर हम ग्लोबलाइजेशन ले लेते हैं तो उसमें WTO आ गया, GATS आ गया, ट्रिप्स आ गया, ट्रिम्स आ गया, GATT आ गया, ये सारे हम पढ़ेंगे, बट मैं ये वीडियो को इतना लंबा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में भी एक क्लैरिटी रहेगी। इसके लिए जैसे ये सारे जो मैंने टर्म्स बोले उन लोगों उसको आपको अरेंज करके देना है ईयर वाइज, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में वो बोल देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल देंगे, जैसे भी बोल देंगे वो करना है। आजकल यूजीसी नेट का ये फॉर्मेट हो गया है, वो ऐसे नहीं पूछेंगे कि एलपीजी रिफॉर्म्स कौन से साल में आए या फिर कौन सी कमेटी के अंतर्गत है, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता रहता है। और अगर ऐसे क्वेश्चन से आप फिल्टरेशन नहीं कर सकते हो आजकल की कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो आजकल यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाएंगे। तो हम 2-3 क्वेश्चंस ऐसे देख लेते हैं जो यूजीसी नेट के लेवल के होते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया कि सेशन आ गया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 1991 अबॉलिश्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड लाइसेंसिंग सिस्टम रिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन इन द इकोनॉमी। दोनों ही सही है चीजें। जैसे लाइसेंसिंग सिस्टम था तो उसने कंपटीशन को रोक के रखा हुआ था, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो उसने ये चीजों को ठीक करना भी स्टार्ट कर दिया। अभी दूसरा आता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप करेक्ट द मैच कर दो। तो पहले तो लिबरलाइजेशन के अंदर हमने जैसे देखा कि लाइसेंस को रिमूव कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन का दूसरा नाम जैसे मैंने बताया था डिसइन्वेस्टमेंट है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमने WTO में एज अ मेंबर बने, हमने एंट्री ली 1995 में। तो ये तीनों मैंने अरेंज करके ही रखे हुए हैं स्टूडेंट्स के ईज के लिए। बाकी मतलब आप, मैं इसमें ऐसा भी कर सकती थी कि मैं थोड़ा मिसमैच करके रखूं, बट मैंने ऐसा किया हुआ नहीं है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं उस रीजन की वजह से। बाकी ऐसा होगा तो मैं एक टेलीग्राम चैनल वगैरह बना लूंगी, उसके अंदर मैं थोड़े ऐसे टॉपिक वाइज MCQs डालती जाऊंगी, जिसका मैं लिंक शेयर करूंगी। बट अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, तो मैं अभी इतना ही चाहती हूँ कि करूँ। फिर आगे आगे जैसे जैसे मुझे रिस्पॉन्स मिलता जाएगा आप लोगों का, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाती जाऊंगी। तो आप लोगों को अगर मेरे पढ़ाने की टेक्निक के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है, इम्प्रूवमेंट चाहिए है, या फिर आपको कुछ इसमें लग रहा है कि मुझे और कंटेंट ऐड करना चाहिए, नहीं ऐड करना चाहिए था, कुछ भी लग रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं समझ पाऊंगी कि मुझे क्या मेरे अंदर भी रिफॉर्म्स लाने हैं। तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे स्टेटमेंट 1 दिया गया है कि LPG रिफॉर्म्स रिड्यूस्ड स्टेट कंट्रोल, दूसरा है LPG रिफॉर्म्स इंक्रीज्ड प्राइवेट पार्टिसिपेशन। अभी इसका आंसर है कि ये दोनों सही चीजें हैं, मतलब स्टेट लेवल पे जो कंट्रोल थे वो भी कम कर दिए गए, और प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी डेफिनेटली बढ़ाया गया है। अभी इसके बाद का क्वेश्चन है विच रिफॉर्म डायरेक्टली इम्प्रूव्ड कंपटीशन। तो कंपटीशन कब आना स्टार्ट हुआ, जब भी नेशनलाइजेशन से नहीं आता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर ही हमने नए प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी, इससे हमें कंपटीशन मिला था। फिर भी हम दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है इसका आंसर, और प्राइस कंट्रोल्स भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राइस कंट्रोल से कंपटीशन नहीं बढ़ता है, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आप बना ही नहीं पा रहे हो तो आप कैसे करोगे। तो इसका आंसर होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। मैं दूसरे वीडियोस भी लाती रहूँगी, जिससे कि आपके एक एक टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। मैं ट्राई करूँगी कि मैं सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी हो पाए मैक्सिमम, जो भी
यूजीसी नेट में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर करूँ और उसमें उस लेवल का कंटेंट और आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करूँ जिसकी वजह से आपके एग्जाम में आप बेटर परफॉर्मेंस दे पाओ। थैंक यू।